नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर व ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि आज एक मुहावरा और एक जो बोल है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, और वो ये है कि कभी खुशी कभी गम, कभी रोना कभी हंसना, इस तरह की बातें अब की जा रही हैं, यानी इस मुहावरे का इस्तेमाल होने लगा है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चे किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी का शो ज़बरदस्त हिट हो गया है और उनके शो में मुनव्वर फारूकी हंस रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं। और दूसरी तरफ गोशा महल में जो रुकन असम्बली है राजा सिंह, उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया है और वो आंसू बहा रहे हैं। इस तरह की बातें शहर में होने लगी हैं। बहरहाल जिसके किस्मत में जो होता है वो होकर ही रहता है। चाहे किसी की किस्मत में हंसना हो तो वो हंसता है, अगर किसी की किस्मत में रोना हो तो वो रोता है। तो बहरहाल जो मुकाबला राजा सिंह और मुनव्वर फारूकी में था, ऐसा लगता है कि वो मुकाबला मुनव्वर फारूकी ने जीत लिया है। और आप जानते हैं कि जिस अंदाज में शिल्पा कला वेदिका में अवाम का इज़्दिहाम देखा गया वो बहुत कम देखा जाता है, और ऐसे में मुनव्वर फारूकी का जो शो है खचाखच वहाँ हाल भरा हुआ था, और तकरीबन 2000 से ज़ायद पुलिस वालों को और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बाहर तैनात किया गया था। ये भी इतलात हैं, हमारे वहाँ जो रिपोर्टर मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ, उनका कहना है कि वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद बीजेपी कारकुनों ने, कायदीन ने एहतजाज करने, गड़बड़ करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बआसानी गिरफ्तार कर लिया। उन्हें ऐसे अपनी पकड़ में लिया कि वहाँ से पकड़ कर दोबारा उन्हें दूसरी यानी दूर ले जाकर छोड़ दिया गया या फिर पुलिस स्टेशन से मुंतकिल कर दिया गया। इनमें बीजेपी के खातून लीडर्स भी या खातून कारकुन भी शामिल थे। बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर कोई इंसान हंसाता है तो कोई गुनाह नहीं करता है, बल्कि गुनाह तो वो करता है जो अपने इख्तियार अंगेज बयानात के जरिए लोगों की जिंदगियों का खात्मा करने पर दूसरों को उकसाता है, या फिरका परस्ती के जरिए मुल्क का और शहर का, रियासत का जो नज़्म व ज़ब्त है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए मसला पैदा करता है। तो बहरहाल तेलंगाना की पुलिस ने जो काम राजा सिंह के साथ किया है, मैं समझता हूं कि अगर पहले से इस तरह के काम किए जाते तो फिर इस तरह का बढ़ावा फिरका परस्तों को नहीं मिलता। बहरहाल एक तरफ तेलंगाना में आप देखेंगे कि मुनव्वर फारूकी का शो कामयाबी से जारी है, और दूसरी तरफ बेंगलुरु पुलिस ने मुनव्वर फारूकी के शो की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि जिसकी किस्मत में है वही मिलता है। अगर कोई किसी की किस्मत में हंसी तो है तो वह हंसी मिलती है, और किसी की किस्मत में रोना है तो उसकी किस्मत में रोना ही होता है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, तो हम चलते हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर कब तक ये होगा कि आप जमहूरी अंदाज को छोड़कर गुंडागर्दी पर उतर आएंगे, धमकियों पर उतर आएंगे और फिरका परस्ती पर उतर आएंगे। रियाज साहब, जहाँ तक कि बीजेपी का मामला है जी, इनको जो है ना कोई खुशी रास नहीं आती जी, और ये लोग जो है ना अमन इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी आवाम की खुशी और अमन नहीं चाहते लोग जो है ना। इन्हें जहाँ भी रहें वहाँ पे ये लोग जो है ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ी पैदा करना, और जबकि ये सकाफती प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, इससे किसी मजहब का कोई लेना देना नहीं है। ये तो जो है ना वो कॉमेडियन है, वो हंसाने के लिए आया है, वो हंसाता है सबको जो है ना। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि जो है ना कि कोई हंसी खुशी जो है ना यहाँ पे रहें और इस किस्म के प्रोग्राम पेश करें, और ये इनको जो है ना बिल्कुल इनके जो है ना बस की बात नहीं है कि उसको जो है ना करे। लेकिन ये लोग डिस्टर्ब, इन्हें कैसा भी जो है ना डिस्टर्ब करना जो है, इन्हें जो पीसफुल माहौल है, अमन का माहौल है, उसको हमेशा मुतासिर करना, ये इनकी आदत है। और बस इससे हट के इनका कोई एजेंडा नहीं है। जहाँ भी रहते हैं लोग, जहाँ भी जाते हैं, बस फिरका परस्ती फैलाते हैं और वहाँ पे अमन मुतासिर करने के लिए कोशिश करते हैं। ये तो इनके लिए कॉमन बात है जाना, और कुछ भी नहीं है सेट के इनका कोई, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं, कोई सॉलिड चीज़ है ही नहीं, जो तरक्की की कोई बात करने के लिए है ही नहीं इनके पास। तो लिहाजा जहाँ पे पीसफुल जो माहौल है उसको मुकद्दर करना, उसको ख़राब करना, ये इनका जो है ना नज़्म है नहीं। तो आपका कहना ये है कि ये लोग जो हैं वो फिरका परस्ती के जो जज्बात हैं उसके एडिक्ट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग जहाँ जाते हैं वैसा ही जो है ना बस माहौल पैदा करना कि फ़िरका वाराना तासुब को जो है फ़रोग़ देना, और हर बात को फ़िरका वाराना इन्हें एंगल से देखना और वो लेंस से देखना इनका काम है। ये लोग बस इससे हट के इनको कोई चीज़ पसंद नहीं है इनको जाना।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मुनव्वर फारूकी का सवाल है, आप देखेंगे कि स्टैंड अप कॉमेडियन है और उन्होंने न सिर्फ अपनी रियासत गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में धूम मचाई है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में उनकी धूम है। एक कम उम्र नौजवान अगर लोगों को हंसाता है, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता है, तो क्या ये गुनाह है? ये ऐसा सवाल है जो आज सारा हिंदुस्तान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी कायदीन से भी दरियाफ्त कर रहा है। और ख़ास तौर पर राजा सिंह जैसे लोग जो हैं, वो अगर लोगों को हंसने से रोकें तो मैं समझता हूं कि वो एक जुर्म कर रहे हैं, एक गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए जो हंसी होती है, जो मुस्कुराहट होती है, जो क़हक़हे होते हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता। इसी तरह आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, दर्द व अलम का कोई मजहब नहीं होता, गम का कोई अलम नहीं यानी मजहब नहीं होता, और बीमारी का कोई मजहब नहीं होता। उन्हें ये जान लेना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में अब ऐसे स्कूल्स की ज़रूरत हो गई है जहां पर जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, और ख़ास तौर पर जिन्होंने सियासी लिबास ज़ेब तन किया हुआ है और सियासतदानों की शक्ल में अवाम की खिदमत के नाम पर जो फ़िरका परस्ती का जहर घोल रहे हैं, उनके लिए इस तरह की क्लासेस का एहतमाम किया जाना चाहिए, जहां उन्हें बताना चाहिए कि इंसानियत क्या होती है, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इंसानियत है। और अगर वो मजहबी खुतूत पर सोचेंगे तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान पसमानदा रहेगा। और जबकि हिंदुस्तान की एक अजीम तारीख रही है और हिंदुस्तान सारी दुनिया में सोने की चिड़िया की हैसियत से मशहूर था, मारूफ था, लेकिन इस तरह के दरिंदों ने हिंदुस्तान को जिस तरह बदनाम किया, मैं समझता हूं कि कोई और मैं समझता हूं कि इस तरह बदनाम नहीं किया होगा। 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, और 75 साल के 8 वर्षों को अगर आप देखें तो उसमें 75 साल में जो हिंदुस्तान में तबाही नहीं आई है, वो 8 साल के दौरान तबाही आई है। अखलाकी इक़दार तबाह ताराज होकर रह गए हैं, मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम किया जा रहा है, महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है, और यहां तक यह हाल हो गया है कि अगर कोई अब मरने भी लगेगा तो उस पर जीएसटी आयद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें इतना अवाम इतने परेशान हैं कि उसको जो है ना मुसलसिल ये लोग आदी हो चुके हैं अवाम को किस तरह से मसरूफ़ रखा जाए। इन्हें ऊपर से महंगाई की मार है, और ऊपर से इस किस्म के जो है ना ये जो हथकंडे इनके पॉलिटिकल जो अपोजिशन को दबाने के तरीके हैं, ईडी है जैसा सीबीआई है, इस किस्म के रेट्स को कंटिन्यू अपोजिशन पे चलाते रहना और आवाम को मसरूफ़ रखना, ये इनका जो है ना काम है। और इलेक्शन जब करीब आता है तो ये लोग जो है ना इनकी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ताकि आवाम को जो है ना मुसलसल डाइवर्ट करे ये लोग जो है ना। तो ये तो एक कॉमन बात है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो राइट नाउ जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है दिल्ली का, जहाँ पे जो है ना मनीष सिसोदिया के ऊपर जो ने उनके घर के ऊपर जो छापा मारा गया है, सीबीआई जो आई, तो इसमें जो है ना वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम जो है ना ये विनय कुमार सक्सेना, वो जो है ना इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे पूरा काम कर रहे हैं, और बाज़ाब्ता उन्होंने तकरीबन 12 IAS ऑफिसर को भी ट्रांसफ़र कर दिया है। और हो सकता वो अपने जो है ना इख्तियारात इस्तेमाल करें, लेकिन उन्होंने जो है ना बहुत प्रोएक्टिव दिखाई देते हैं। जो मनीष सिसोदिया का जो मामला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज़ है दिल्ली गवर्नमेंट के, ख़ास तौर पे हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के जो तरक्की हो रही है, ये लोग जो काम करें वो ख़त्ई देखा नहीं जा रहा है जाना। और यहाँ तक कि उन्होंने जो है ना न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इस बारे में जो आर्टिकल छपा था, उसकी फ़ोटो आई थी, उसको भी पेट करार दिया इन्होंने कहा कि ये पैसे दला के लोग जो है ना आर्टिकल दला है न्यूयॉर्क टाइम्स में। अब बताइए कि इतना मशहूर इन्हें अमेरिका का जो पेपर है, क्या कभी ऐसी ऊंची किस्म की हरकत कर सकता है कि पैसे लेके लोग जो है ना ऐड डाल सकते हैं? तो इस किस्म का बहुत बड़ा ये है ना ये स्कैंडल जो है ना चल रहा है, और इनको मुसलसिल जो है ना इनको हज़म नहीं हो रहा है कि इनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है और उनकी जो सेहत के बारे में है, वो इन्हें इसको जो है ना बहुत बड़ा स्कैंडल ले लो करार दे रहे हैं। हालांकि वैसी सीधी सीधी बात नहीं है, आवाम बहुत खुश हैं इनकी पॉलिसी से। आप देखिए इन्हें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जाने के लिए कोई पसंद नहीं कर रहा। इन्हें सारे के सारे लोग दिल्ली में जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो है ना। और हेल्थ के बारे में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स वहाँ पे इस्तेलाह इन्हें किए हैं लोग, और साथ साथ जो है ना ख़वातीन के लिए फ्री ट्रैवल का जो है ना इन लोग अरेंजमेंट किए हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे तरीक़ती काम हो रहे हैं और इनको नहीं देखा जा रहा है। और मामूली से एक लीकर के स्कैंडल में ला के जो है ना इनको उस पर इंक्वायरी की जा रही है, सीबीआई जाके रेड करती है। और सीबीआई को क्या मिलता है उनके घर से? एक मोबाइल मिलता है और एक पीसी मिलता है उनके घर से। जी जी जी, बिल्कुल सही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक सिद्दीक साहब ने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, तो हम चलते हैं दिल्ली। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि दिल्ली की जो हुकूमत, अरविंद केजरीवाल की जो हुकूमत है, उसने तालीमी शोबे में जो इनकलाब बर्पा किया और जो सरकारी स्कूल्स का, बेहतरीन सरकारी स्कूल्स का, गवर्नमेंट स्कूल का जो तस्वुर दिया,
جو کانسیپٹ دیا وہ بی جے پی ہضم نہیں کر پا رہی ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ ہریانہ میں اور بی جے پی کے زیر اقتدار دیگر ریاستوں میں جو تعلیمی شعبے کی حالت ہے وہ انتہائی ابتر ہے, اور اس سے یہ برداشت نہیں کرتے ہوئے اب لوگوں کو, خاص طور پر عام آدمی پارٹی کے لیڈروں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ کے جو نیو یارک ٹائمز جو اخبار ہے, اس اخبار میں صفحے اول پر جو منیش سسودیا کی جو یعنی اقدامات ہیں, جو صلاحیتوں کا انہوں نے تعلیمی شعبوں میں مظاہرہ کیا ہے, اور اسکولز کا جو کانسیپٹ دیا ہے معیاری اسکولز کا, اس کی بہت زبردست تعریف کی گئی ہے. نہ صرف نیو یارک ٹائمز میں بلکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ متحدہ عرب امارات کے مشہور و معروف اخبار خلیج ٹائمز میں بھی وہ اسٹوری صفحے اول پر شائع ہوئی ہے. اب بی جے پی قائدین, جیسے آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کے کئی قائدین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیوز آئی ہے, یہ جو رپورٹ آئی ہے جس میں عام آدمی پارٹی حکومت کی ستائش کی گئی ہے, منیش سسودیا کی ستائش کی گئی ہے, وہ دراصل پیڈ نیوز ہے. جبکہ نیو یارک ٹائمز نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمارے کئی پارٹنرز ہیں اور ہم اپنے جو سنڈیکیٹ بنا رکھے ہیں اس کے تحت نیوز ہمارے جو سنڈیکیٹ میں شامل ہیں وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. اور خلیج ٹائمز یہ سنڈیکیٹ کا ایک حصہ ہے, اور اس نے وہ نیوز, چونکہ متحدہ عرب امارات میں ہندوستانیوں کی بھرمار ہے, ہندوستانیوں کی بہت زیادہ کثیر تعداد ہے, اس لیے وہ نیوز شائع کی گئی ہے. بہرحال بی جے پی کی جو بوکھلاہٹ ہے, تلملاہٹ ہے, اسے دیکھ کر عام آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ اب رحم آنے لگا ہے. لیکن منیش سسودیا کہتے ہیں کہ اب انہیں آئندہ چند دنوں میں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن گرفتاری سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سی بی آئی جس انداز میں کام کر رہی ہے وہ انتہائی عام آدمی پارٹی کے مطابق انتہائی شرمناک ہے. انہیں اس طرح کا بیجا استعمال مرکزی ایجنسیوں کا بی جے پی کو نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ اب 2024 کے جو انتخابات ہوں گے, دراصل وہ مقابلہ ہوگا وزیر اعظم نریندر مودی اور اروند کیجریوال کے درمیان میں. اور دونوں کی تعلیمی صلاحیتوں کا اگر آپ جائزہ لیں, دونوں کی عمر کا جائزہ لیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں, دونوں کے بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اور دونوں کے نظریات کا جائزہ لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اروند کیجریوال کا پلڑا بھاری رہے گا. اور اروند کیجریوال نے قوم کو علم اور صحت کے بارے میں جو نعرہ دیا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ نعرہ سارے ہندوستان میں بہت پرکشش بن جائے گا. تو بہرحال صدیق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں یہ لوگ اس طرح کے الزامات کا عائد کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی پر, تو کیا عام آدمی پارٹی سے یہ گھبراہٹ کا شکار ہیں, خوف کا شکار ہیں؟ ریاض صاحب اور ناظرین, میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے 2024 کے الیکشن میں مودی ورسس اروند کیجریوال, یہ خود نعرہ ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں ابھی سے. حالانکہ اروند کیجریوال نے کبھی نہیں کہا کہ جو ہے نا میں مودی سے مقابلہ کروں گا, لیکن خود بخود ان کی ترقیات سے متاثر ہو کے اس قسم کا لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک طرف تو آئی آئی ٹی این اور سول سرونٹ ہے, اور دوسری جانب ایک پوسٹ گریجویٹ اور یہ میرے خیال سے گریجویٹ ہے, دونوں کا مقابلہ ہوگا جناب. تو یہ کس طرح سے برابری ہو سکتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں, عوام بھی سمجھ سکتی ہے جناب. تو کس کا جو ہے نا ویژن زیادہ ہے اور کتنا کون انٹلیکچوئل ہے وہ تو دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ ہے. میرے خیال سے آپ کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے اس وقت راجیہ سبھا میں, یا لوک سبھا میں ابھی ایک بھی سیٹ نہیں ہے, تین ہے, لیکن میرے خیال سے لوک سبھا میں نہیں ہے میرے خیال سے. تو ہو سکتا فیوچر میں کیا ہوگا وہ تو وقت ہی آنے پہ بتلائے گا. لیکن آپ ابھی سے کیوں اتنا گھبراہٹ کا شکار ہے؟ جسٹ کہ ابھی صرف 2 شعبوں میں انہوں نے جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو بنوایا ہے, اور عوام جو ہے نا اس کو خاطر میں لا رہے ہیں, اور عوام بہت خوش ہیں ان کے جو ہے نا. اور جبکہ ابھی جو ہے نا ابھی گجرات کے الیکشن ہونے والے ہیں, وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ہماچل پردیش ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا کتنے سیٹ سے لوگ لائیں گے. تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا وقت سے پہلے جو کی جا رہی ہیں, تو ان کو خود پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو ہے نا 2024 میں یہ ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں جو ہے نا. انہوں نے اسی کو پھانپ لیا ہے جو ہے نا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں عوام کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کب تک بیوقوف بناتے رہیں گے کھوکھلے نعرے دے دے کے, اور عوام کو جو ہے نا جو بے روزگاری کے مسئلے ہیں, صحت کے شعبے میں ہیں, اور کئی ایسے مسائل سے اتنے عوام پریشان ہیں, وہ سب چھوڑا کے الیکشن آتی صرف جو ہے نا ہندو مسلم, انڈیا پاکستان, اس قسم کے مسائل میں کب تک یہ الجھاتے رہیں گے. بالکل صحیح. اور اپوزیشن کے لیے تو پیچھے جو ہے نا ای ڈی کو, سی بی آئی کو انہوں نے لگا رکھا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ میں نے سمجھتا کہ زیادہ دن تک یہ لوگ بیوقوف بنا رکھیں گے عوام کو جو ہے نا.
जी जी, बहरहाल हिंदुस्तानी अवाम है, हो सकता है कि इस तरह के अनासिर को उखाड़ भी फेंकेंगे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट है संजय सिंह ने कहा है कि आज लिकर पॉलिसी पर जिस अंदाज में बीजेपी सिसोदिया पर रुश्वत सतानी के इल्ज़ाम आयद कर रही है, दरअसल वो अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। और संजय सिंह ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी हुकूमत ने जो सनतकारों के 10 लाख करोड़ रुपए खर्च माफ किए हैं और 5 लाख करोड़ रुपए महासिल माफ किए हैं, यानी टैक्स माफ किए हैं, तो क्या बीजेपी कायदीन ने उसके लिए रुश्वत ली है? यह सवाल उठाया है। और कोई भी इस तरह का काम नहीं करता। 10 लाख करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है और फिर 5 लाख करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में ये तालीमी शोबे कायम किए जा सकते हैं, यानी तालीमी इदारे कायम किए जा सकते हैं 15 लाख करोड़ में। लेकिन आप देखेंगे कि 15 लाख करोड़ रुपए सनतकारों के माफ कर दिए गए हैं। तो आखिर किसने आपको यह हक दिया कि आप सनतकारों के खर्च माफ करें, जबकि गरीब किसानों को आप गाड़ियों तले रोंद रहे हैं? तो इस बारे में सोचने की जरूरत है। मेरा नाज़रीन, ये तो रही बात, लेकिन जहां तक खवातीन का सवाल है, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो खवातीन की बहुत इज्जत करते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं वो किस कदर इज्जत करते हैं। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2002 के गुजरात फसादात में जिस तरह खवातीन की इस्मतों को तार तार किया गया, उसमें एक खातून का नाम बहुत ज्यादा मशहूर हुआ और उस खातून का नाम है बिल्किस बानो के साथ जिस अंदाज में दरिंदों ने अपनी हवस पिटाई और इज्तिमाई इस्मत रेजी का उन्हें शिकार बनाया, उस सिलसिले में अब हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं KCR, उनकी बेटी कविता MLC ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना को एक मकतूब लिखते हुए ये कहा है, उन पर जोर दिया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें, क्योंकि हुकूमत गुजरात ने बिल्किस बानो इज्तिमाई रेप केस और कत्ल केस के 11 मुल्ज़िमीन को रिहा कर दिया है, और वो भी 15 अगस्त के दिन। जी हाँ, बिल्कुल रियाज साहब, ये जो मुसलसिल जो मामला चल रहा है, वाकई जो हम काबिल तारीफ़ है यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो मुसलसिल लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, जो KCR की जो गवर्नमेंट है CGI से इन्वॉल्व होने के लिए, और ये मुसलसिल ये वाक़यात थमने का नाम नहीं लेते। ये जो इस्मत रेजी के वाक़यात हैं, आज ही का वाक़या है जो लेटेस्ट अभी न्यूज़ आ रही है, गाज़ियाबाद के मोदी नगर से जो वाक़या हुआ है वहाँ पे, जो है ना एक, हाँ, उत्तर प्रदेश के 9 साल लड़की का जो है ना वहाँ पे न सिर्फ इस्मत रेजी की गई, बल्कि उसका गला घोट के मार दिया गया, और उसका पड़ोसी 30 साल जो है ना वो शादीशुदा था, उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी बहन को भी उन्हें पकड़ा, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब होगी जो है ना। तो अब ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, और ऊपर से बयानात बीजेपी के MLAs के आते हैं कि ये लोग ब्राह्मण हैं और बड़े ही संस्कारी होते हैं ब्राह्मण। यानी 11 जो कल्प्रिट्स हैं जिनको छोड़ा गया है, सजा माफ की गई है, और राहुल जी जो वहाँ के गोधरा के जो MLA हैं, उनका कहना है कि ये सारे के सारे ब्राह्मण हैं और बड़े संस्कारी होते हैं, ये लोग रेप नहीं कर सकते। बाज़ाब्ता उनका खुला बयान है जाना। तो आप इस किस्म के बयान देंगे तो बताइए रेपिस्ट के कितने हौसले बुलंद हो जाएंगे। आप उनको जो है ना गुलपोशी कर रहे हैं, फूल पिना रहे हैं आप जो है ना। और मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने जो जिस तरह बात की, राहुल जी ये बीजेपी के रुकने असेंबली है, गोधरा से ये नुमाइंदगी करते हैं, और उस पैनल में भी शायद वो शामिल रहे होंगे जिन्होंने इन मुजरिमीन को माफ़ी दे दी। तो बहरहाल राहुल जी का कहना है कि ये ब्राह्मण है और ये रेप नहीं कर सकते, बहुत संस्कारी है, बहुत ही अच्छे किरदार के मालिक है, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। जबकि इन बेवकूफ़ों को मैं समझता हूँ कि, और ख़ास तौर पर राहुल जी जैसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर उनकी बेटी बहू के साथ अगर इन लोग ये काम करते तो क्या वो इनकी मुदाफियत करते? ये उनका ज़मीर क्या गवारा करता कि वो इनको माफ करते? मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि वो हरगिज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर चाहे आप इस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को बदनाम कर दिया है, याद रखिए जो मुजरिम है उसके साथ उसको मजहब को मत जोड़िए, उसकी जात को मत जोड़िए, उसके इलाके को मत जोड़िए, उसकी जबान को मत जोड़िए, वरना मैं समझता हूं कि ये चीजें आपके अखलाक और किरदार को जाहिर करती हैं कि आप किस अखलाक और किरदार के मालिक हैं। और वैसे भी मैं समझता हूं कि राहुल जी इस तरह अगर वो यानी बलात्कारों की, रेपिस्ट की मुदाफियत करेंगे, कातिलों की मुदाफियत करेंगे, तो फिर इनके हौसले, इनके नहीं बल्कि और दूसरे जो कातिल बनने वाले हैं, दूसरे जो रेप में मुलविस होने वाले हैं, उनके हौसले बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा मन होता है रियाज साहब कि राहुल जी की डिक्शनरी में शायद मेरे ख्याल से इस्मत रेजी के कुछ मीनिंग कुछ और हैं, इंसान रेप भी नहीं होगी, नहीं होगी बिल्कुल जी। तो इसी वजह से उन्होंने कह रहे हैं कि ये बहुत ही जो है ना आला अक़दार के हामिल होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, तो इसको जो है ना मज़हब से जोड़ दिया है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि कई मजहबी जो है ना ऐसे कायदीन हैं जो अभी तक जो है ना रेप केसेस में जेल में बंद है। नाम लेना भी नहीं चाहते, बिल्कुल नाम की जरूरत नहीं है उनके, इन्हें अवाम बखूबी जानते हैं उनके नाम जो है ना। तो क्या वाकई जो है ना वो संस्कारी थे, क्या वाकई आला अक़दार के हामिल थे वो लोग जो है ना, उनको जेल में बंद है इस वक्त जो है ना, बाद जेल की सज़ा काट रहे हैं जो है ना। तो इस किस्म से हौसला अफजाई करना, इस किस्म के अल्फाज यूज़ करना,
یہ بڑی بدبختی کی بات ہے جناب ریاض صاحب میرے خیال سے جناب. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بلقیس بانو کے اوپر گزری ہے، انتہائی برے حالات سے وہ گزری ہے، اس نے اپنی بیٹی کو یعنی غنڈوں کے ہاتھوں، درندوں کے ہاتھوں مرتے ہوئے، قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیا راہل جی اس طرح کے مناظر دیکھنے کے قابل ہیں؟ اس طرح کے مناظر دیکھنا برداشت کر سکتے ہیں وہ؟ بالکل بالکل. اور اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا ہماری جو CJI ہے، چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا جو ہے نا، وہاں پہ آندھرا میں وجےواڑا میں ایک کورٹ کمپلیکس کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے تقریر میں صاف طور پہ کہا ہے کہ عوام کا اگر ایقان متزلزل ہو جائے قانون سے تو یہ بہت بڑی ملک کے لیے بہت خطرناک بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کھلم کھلا کہا ہے اپنی تقریر میں اور کہا ہے کہ جو ہے نا عوام کا جو یقین ہے اس کو باقی رکھا جائے اور ملک کے جو حالات ہے اس وقت افراتفری کا جو عالم ہے وہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور جسٹ ان کو میرے خیال سے 1 ہفتہ باقی ہے ان کو ریٹائر ہونے کے لیے اور انہوں نے بڑے ہی جو ہے نا بے باکانہ انداز میں اس یہ بات کہی ہے اور اس پہ جو ہے نا سب کو غور کرنے کی سوچنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے غور کرنے کی اب ہمارے جو حکومتیں ہیں، جو حکمراں ہیں، ان کے پاس اب وقت ہی نہیں رہا کہ کیا سوچیں، کیا کریں، لیکن خاموشی جو مجرمانہ اختیار کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بھیانک ہے. وزیر اعظم نریندر مودی بہت ہی فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ وہ خواتین کا احترام کرتے ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے آپ دیکھیں گے کہ پڑوسی ریاست کرناٹک میں جس طرح حجاب پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں مسلم جو لڑکیاں ہیں وہ TC لینے یا ٹرانسفر سرٹیفکیٹس لینے تعلیمی اداروں سے مجبور ہو گئے ہیں. چنانچہ ایک رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حجاب پر پابندی کے بعد سے اب تک منگلور یونیورسٹی سے جو ملحقہ کالجز ہیں اس میں تقریباً 900 مسلم طالبات ہیں، ان میں سے 145 طالبات نے تعلیم ترک کر دی ہے. تو اب شرم کس کو آنی چاہیے؟ کیا نعرے لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے یا حجاب پر پابندی عائد کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے یا پھر ہمارے سسٹم کو شرم آنی چاہیے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے. جی ہاں بالکل. اور دوسری اور ایک بات ریاض صاحب غور کریں، یعنی اتنی پابندی ہونے کا جو حجاب کا مسئلہ ہے آج بھی یہ لڑکیاں میرٹ لے کے آتی ہیں. جب آپ رزلٹ دیکھیں گے اتنے ٹاپرس ہیں اس کے اندر، یعنی وہ حجاب رکھتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ٹاپرس لے کے آتی ہیں اور یہ چیز ان کو جو ہے نا بڑی بری نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جو تعلیمی میدان میں اتنا آگے بڑھ چکی ہیں وہاں کی لیڈیز، وہاں کی خواتین لڑکیاں، تو ان کو یہ دیکھے نہیں جا رہا ہے. تو معمولی سے حجاب یہ مسئلے لگا کے جو ہے نا ان پہ پابندیاں لگا کے جو ہے نا تعلیمی پسماندگی کا شکار لوگ بنانا چاہتے ہیں. آبویسلی یہ تو کھلی بات ہے، اس سے کہ کچھ بھی نہیں ایجنڈا ان کا تھا. بالکل صحیح کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑکیاں حجاب کرتی ہیں ان کی ہمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور اس سلسلے میں مسکان بی بی کا نام میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پر ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ صدیق صاحب نے کہا ہے کہ باحجاب لڑکیوں کا جو تعلیمی کارکردگی ہوتی ہے، جو تعلیمی مظاہرہ ہوتا ہے وہ شاندار ہوتا ہے. اس کی مثال آپ کو بتا دوں کہ کرناٹک میں ہی ایک لڑکی نے تقریباً 18 گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں. جی ہاں بہت زبردست یعنی شاندار کارنامہ ہے. اور آپ اس سے بھی ہٹ کے بھی کئی ٹاپرز دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل لیا ہے. جی تو مجھے تو ایگزیکٹلی اس کے عدد و شمار یاد نہیں ہے، لیکن یقیناً جو ہے نا یہ تعلیم میں جو ہے نا بہت آگے نکل چکی ہیں. لہٰذا یہ چیز ان کو کھٹک رہی ہے جو ہے نا. اور جیسے آلریڈی آپ کو معلوم ہے کرناٹک میں جو ہے نا بڑی سیاسی بے چینی پھیلی ہوئی ہے جب سے BJP حکومت وہاں پہ آئی ہوئی ہے جانا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو بے چینی ہے یہ پہلانے والے ہی خود ملک کے دشمن ہیں، کیونکہ ملک کی ترقی نہیں چاہتے. آپ کو بتا دوں کہ کرناٹک اگر دیکھیں 2 چیزوں کے لیے مشہور ہے کرناٹک. ایک تو شیر میسور ٹیپو سلطان کے حوالے سے ساری دنیا میں شہرت رکھتا ہے کرناٹک، اور دوسری طرف بنگلور جو سلیکان ویلی ہوا کرتا تھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہندوستان میں مرکز ہوا کرتا تھا، اس کے لیے بھی شہرت رکھتا ہے. لیکن ان فرقہ پرست درندوں نے اس کی شناخت یعنی جو IT ہب کی شناخت ہے وہ مٹا کر رکھ دی ہے، جبکہ ٹیپو سلطان شہید کے جو شہرت ہے آج بھی اسی طرح سے برقرار ہے. بہرحال ناظرین، انہی خبروں کے ساتھ اور انہی تبصروں کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.